आज हम लोग मैट्रिक्स के अगले सेक्शन में हैं। मैट्रिक्स हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ है एक्सरसाइज में, वो एक हम बता देते हैं। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो इसी से रिलेटेड है, इसी टाइप के हैं, वो भी बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है आज के क्लास में। क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार, तब समझाएंगे कि क्या अलग है आज के क्लास में। बोला इफ A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है, बोलता है फाइंड A इनवर्स, और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूजिंग A इनवर्स, मतलब कि A इनवर्स का यूज करके जो भी आपने निकाला है इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो एक बात ऐसे क्वेश्चंस में आप ध्यान रखो कि ऐसा क्वेश्चन एक हमारे पास 4.5 के अंदर था कि सॉल्व द इक्वेशंस एंड उसके बाद देखिए सॉल्व द इक्वेशन से पहले पॉइंट, हाँ एक अपना इक्वेशन था कि आप उसको प्रूव करो एंड फाइंड A इनवर्स, हेंस फाइंड A इनवर्स। तो वहां पर था कि आपको इक्वेशन का ही यूज करना है और उसी से आपको A इनवर्स निकालना है, जिसमें हम लोग वो बनाया था A इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते थे। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है कि आपको इस A का पहले A इनवर्स निकालना है, जो कि अगर कभी भी नॉर्मल प्रोसेस से A इनवर्स बोलेगा तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A का जो रूल था वही बनाएंगे, और जो इनवर्स आप निकालेंगे उसी इनवर्स के आंसर का यूटिलाइज करना है आपको, मतलब उसी A इनवर्स का यूज करना है और आपको इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो पहले A इनवर्स निकाला जाए, जल्दी से बनाते हैं। A इनवर्स निकालने का प्रोसेस क्या था कि हमें सबसे पहले सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट निकालने आना है। डिटर्मिनेंट ऑफ A तो हमारा क्या होगा 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 -2। हम यहाँ पर कुछ चीजें डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि हम वो बता चुके हैं। जैसे इसका डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आने वाला -1, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं -1, और यहाँ लिख रहे हैं नॉट इक्वल टू 0, सो A इनवर्स एग्जिस्ट। आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो हमको सिर्फ प्रोसेस बताना है, इसलिए हम ऐसा लिख दे रहे हैं क्योंकि -1 आएगा, लेकिन आपको सॉल्व करके ही दिखाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। इसके बाद हमको यहाँ पर एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज को लिख रहे हैं जो आंसर में आएगा, लेकिन याद रखिए बार बार रिपीट करेंगे, आपको बना के दिखाना पड़ेगा जो इनवर्स निकालने का प्रोसेस बताया गया है कि आपको पहले लिखना पड़ेगा। यहाँ पे A 1 1, चलो लिख देते हैं 1 2, एक काम करते हैं डायरेक्ट ट्रांसपोज ही कर लेते हैं 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3, मतलब कोफैक्टर्स, उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स। तो हम यहाँ पे वैल्यूज को डालते हैं 0 -1 2 2 -9 23 और 1 -5 13। ये हमने यहाँ पे वैल्यूज डाल दी हैं 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 और 13। ये हमने एडजॉइंट ऑफ A निकाल लिया है, एडजॉइंट ऑफ A। तो एक बात आप समझ लो कि ये हमने वैल्यूज डायरेक्ट डाले, लेकिन आपको तो निकालना पड़ेगा, प्रोसेस पूरा बताया हुआ है, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें दिक्कत है तो आप पिछला वाला वीडियो जाकर देखो, क्योंकि यहाँ पर कुछ और बताना है, एडजॉइंट निकालने के लिए नहीं बताना है, वो पहले करा चुके हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा निकल गया, एडजॉइंट ऑफ A हमारा निकल गया, तो हम A इनवर्स निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। वैल्यू को डालेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या है -1 है, इसलिए यहाँ लिखता है -1/1, और यहाँ पर हम अपना जो मैट्रिक्स उसको डाल रहे हैं एडजॉइंट वाला 2 -9 23 1 -5 और 13। ये -1 अगर अंदर चला जाएगा तो फाइनली जो हमारा A इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, A इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा फाइनली, जहां जहां माइनस हम आप प्लस कर देते हैं, जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर देते हैं। 0 1 -2 2 की जगह -2 -9 की जगह 9, और यहाँ कर दे रहे 23, फिर यहाँ पर कर दे रहे -1 5 और ये माइनस में आ जाएगा तो -13। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ हमने प्लस कर दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस कर दिया, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। चलिए A इनवर्स हमारा निकल चुका है। A इनवर्स निकालने के लिए जो जो चीजें करनी थी वो हमने की। अब बोला कि A इनवर्स का यूज करते हुए इन तीनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करो। तो अब हमें इस बात को ध्यान से देखना पड़ेगा कि
हम लोग जो फॉर्मूला सीखे, हम लोग जो तरीका सीखे हैं वो x इक्वल टू ए इनवर्स बी वाला, जब इक्वेशंस को ax इक्वल टू बी के फॉर्मेट पर लिख पाते हैं तभी ax इक्वल टू बी के लिए हम x इक्वल टू ए इनवर्स बी यूज करते हैं। उसको हम यहाँ बना के भी दिखाएंगे आज कि हाँ एकदम कैसे लिखना है एग्जैक्टली। हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे हम लोग एग्जाम में प्रेजेंटेशन दें इस क्वेश्चन के लिए। तो अब हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे कि जो मेरे पास a है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 2 - 3 5, यहाँ पे 2 - 3 5 है, 3 2 - 4, यहाँ भी 3 2 - 4 है, यहाँ 1 1 - 2, यहाँ भी 1 1 - 2। मतलब ये बिल्कुल वही मैट्रिक्स है जो हम लोग 4.6 के अंदर बनाना चाहते थे, जिसका नाम a दिया करते थे पहले से। इसका मतलब ये तो बिल्कुल पुराना वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जैसा वहां मैट्रिक्स है अगर यहां से बनाएंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपने तरफ से सिर्फ x और b को नॉमिनेट कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं कि लेट x इक्वल टू x y z एंड b इक्वल टू 11 -5 एंड -3। तो x और b जैसे ही हमने ऐसा लिखा, फिर हम लिखेंगे द इक्वेशंस can be written as ax equal to b। ऐसा हम तब लिख पाए जब हम ये पूरा देख लिए, जब ये पूरा ध्यान से समझ लिए कि a तो वही मैट्रिक्स है जो यहां से हम बनाते। बात समझ रहे हैं? a तो वही मैट्रिक्स है जो यहां से हम बनाते, और x और b आपको पहले ही बताया। अब आपको याद होगा कि x और b को हमने ऐसा इसलिए लिखा था क्योंकि a x और का वैल्यू जब यहाँ डालते, b का वैल्यू जब यहाँ डालते, सॉल्व करते, रिजल्ट में यही इक्वेशन बनेगा। इस बात को बहुत ध्यान से देखना है कि क्या ax इक्वल टू b का फॉर्मेट पर ये तीनों इक्वेशन है कि नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार यही होगा, अलग भी होगा। अभी हम तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, वहां दिखाएंगे क्या अलग हो सकता है और उसको कैसे बनाना। आज 2 क्वेश्चन बताएंगे, फिर अगले दिन 2 क्वेश्चन। तो ax इक्वल टू b के फॉर्मेट पे ये बिल्कुल सेटल्ड है, वो भी तब जब हमारा x का वैल्यू रेडी है, b का वैल्यू रेडी है, और a तो ऑलरेडी क्वेश्चन में सेटल्ड था, इसलिए a हमने इस बार माना नहीं, वो पहले से रेडी था। अब जब क्वेश्चन ax इक्वल टू b के फॉर्मेट में आता है तो आपको याद होगा, ये हमने पहले बताया कि हम दोनों की तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिए, a इनवर्स से। एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हुए ब्रैकेट को हमने चेंज किया, एसोसिएटिव लॉ फॉलो कराया, इन दोनों को मिला के i होता है, ये सब पहले बताया जा चुका है, और x की वैल्यू a इनवर्स b। मतलब ये हो गया, ये हमने फिर से इसलिए बना के दिखाया क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आप बना दो, और ऐसे क्या उसमें भी बना सकते हो जहां हम लोग बनाते हैं नॉर्मल मेथड से। तो जब x की वैल्यू ये आ चुकी है तो मेरे पास a इनवर्स चाहिए, मेरे को b चाहिए। a इनवर्स आपको वही वाला यूज करना है जो आपने पहले निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में भी लिखा था यूजिंग a इनवर्स सॉल्व दीज इक्वेशंस। मतलब उसी a इनवर्स का यूज करते हुए इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इसलिए दोबारा a इनवर्स नहीं निकालना है। इसलिए तो यहाँ पे ऐसा सेटलमेंट अगर नहीं होगा तो उस a इनवर्स का यूज कैसे होगा, हमको उस a इनवर्स का यूज करना ही करना है, और उसी इनवर्स से वैल्यू निकालना है x का, मतलब x y z का। अब कुछ नहीं करना है, a इनवर्स की वैल्यू यहाँ डालेंगे, b की वैल्यू डालेंगे, सॉल्व करेंगे और पहले की तरह इक्वेट कर देंगे। समझ में आ रही बात? a इनवर्स की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं, कितनी वैल्यू है इनवर्स की, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। b की वैल्यू भी डाल देते हैं, 11 -5 -3। अब ये आपका काम है कि आप इसको सॉल्व करें। ये जो हमारे पास यहाँ पर x है ना, x ये वाला, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए x, y और z। और अब आपका काम है इसको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो देखिए 0 हो जाएगा, ये आ रहा है हमारे पास -5 और ये हमारे पास आ रहा है +6। -5 + 6 कितना आ रहा है यहाँ पर 1। या आप रफ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं या एक स्टेप दिखा भी सकते हो बना करके। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो -22 आ रहा है, फिर यहाँ पर -45 आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है +69। तो कुल मिला के क्या बच रहा हमारे पास 2। एक बार चेक कर लेते हैं,
-22 और -45 और प्लस में क्या आ रहा है 69। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ रहा है -67 + 69, मतलब रिजल्ट कितना बच रहा है 2। उस तरीके इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 3। तो ये मल्टीप्लाई करना तो आपको आना चाहिए पहले से, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फाइनली हम लोग रिजल्ट पर पहुंच गए हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑन इक्वेटिंग x = 1, y = 2, z = 3, ये हो गया हमारा आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन हम इसलिए बताएं क्योंकि ये हमारे एक्सरसाइज में 4.6 में है, और क्या फॉर्मेट होना चाहिए इसको बनाने का, कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, उसके लिए हम ये क्वेश्चन बताएं। अभी तुरंत हम अगला क्वेश्चन एक और बताते हैं, उसमें भी हम कुछ और सीखेंगे। पहले इसको बनाएंगे। एक और क्वेश्चन आज बता देते हैं, 2 और कल बताएंगे। कुछ फॉर्मेट हम यहाँ बचा कर रखे हैं बिल्कुल, क्योंकि उसी टाइप का है। थोड़ा मोड़ा चेंज है इसमें, क्या चेंज है वो हम बताना चाहते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि a की वैल्यू गिवन है, बोला है फाइंड a इनवर्स, और इस बार लिखा हेंस सॉल्व द इक्वेशंस। हेंस सॉल्व द इक्वेशंस का मतलब है कि आप वही समझिए जो आपने पहले समझा, कि आपके पास जो रिजल्ट आ चुका है उस रिजल्ट का यूटिलाइज करते हुए आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बिना देर करते हुए a इनवर्स निकालते हैं। a इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट वैल्यूज को डालेंगे यहाँ पे 2 2 0 1 -4 3 1 -2 -5। जब हम इसका डिटरमिनेंट निकाले तो आया 68। हम यहाँ लिखे डेल नॉट इक्वल टू 0, सो a इनवर्स एग्जिस्ट। आपको बना के देखना पड़ेगा 68 आया। ये तो डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम पहले बता चुके हैं, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स के लिए आपको याद होगा पहले उसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स माना जाता है b, या आप यहाँ पे b यहाँ ले रहे हो, आप आगे b कहीं लेने वाले हो तो आप पहले से c ले लो कि c हमने मैट्रिक्स माना, फिर उसका ट्रांसपोज कर दिए तो ये आ गया। वैल्यूज को यहाँ डाल रहे हैं हम 26 10 और 6 8 -10 -6 2 6 -10। वैल्यूज एक बार मिला लेते हैं, 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10। ये हमारा निकल गया एडजॉइंट ऑफ a। कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा आपको, याद ही होगा कैसे निकालते हैं। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन किए, इसको मल्टीप्लाई किए, सॉल्व किए, वहां लिखे, ऐसा बताया जा चुका, आप पिछले वीडियोस में जाकर देखिए 4.5 में। फाइनली इनवर्स निकाल लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं 1/68 और यहाँ पर आ जाएगा 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10। साइन पे ध्यान रखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। ए इनवर्स निकल चुका है, तो ए इनवर्स के बाद अब आगे की जो कहानी है वो है कि हमें इस ए इनवर्स का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। इसके लिए हमें तो चेक करना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स हमारे पास है वही यहाँ पे बन रहा है या नहीं बन रहा। एक बार चेक करते हैं। तो फर्स्ट रो में यहाँ पे 2 2 0 है, हम देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट रो में नहीं। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तीसरे वाले को, तो यहाँ 0 × x है, क्योंकि x नहीं है तो आप 0 × x समझ सकते हैं। तो 2 2 0 यहाँ फर्स्ट रो में है और यहाँ फर्स्ट कॉलम में है। 1 -4 3 यहाँ सेकंड कॉलम, 1 -2 -5 जो कि थर्ड रो में नजर आ रहा है, वो यहाँ पर 1 -2 -5 थर्ड कॉलम में नजर आ रहा है। इसका मतलब तो ये है कि इस बार वैसा सेटलमेंट नहीं है कि जैसा हमको a चाहिए था पहले से वैसा a नहीं है, लेकिन हमें उसी a इनवर्स का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब ये है कि हम दूसरी बार यहां से कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना करके उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना चाहिए कि क्या कोई और सेटलमेंट है, क्या मेरे पास जो a मैट्रिक्स है उसके साथ हम x और b जो हमारा नया मैट्रिक्स बनता है उसका कुछ सेटिंग कर सकते हैं क्या, उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पर ये देखा गया कि आप देखिए हम यहां लिख रहे हैं लेट x = x y z एंड b = 1 3 9।
ऐसा इसलिए किए क्योंकि जब हमारा ए घुमा हुआ है, मतलब ए जो है पूरा ट्रांसपोज हो रखा है, जो वहाँ फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो में सेकंड कॉलम में, थर्ड रो में थर्ड कॉलम में, वैसे हमने भी बी और एक्स को भी घुमा लिया। और अब हमें ये देखना है कि क्या ये इक्वेशंस ऐसा करने के बाद इससे कुछ फायदा हो रहा है, क्या ये ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्मेट पर आ रहे हैं या कुछ और आ रहा है। तो आप एक बात समझ लो कि ए एक्स इक्वल टू बी तो आने से रहा, क्योंकि फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होने के लिए पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। यहां पर इस मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 3 है और इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो जो है वो 1 है, तो मल्टीप्लाई तो a इंटू एक्स तो हो नहीं सकता। अब x इंटू ए चेक करते हैं। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ 3 कॉलम्स है और वहां पर 3 रोज हैं, तो हाँ a भले ही x से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन x जो है वो a से जरूर मल्टीप्लाई हो सकता, मतलब पहले x को रख सकते हैं बाद में a को। तो जैसे ही हमने x को ऐसा माना है और b भी उसी ऑर्डर में माना, द इक्वेशंस या गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज x a इक्वल टू b। इस बार x इक्वल टू b का फॉर्मेट नहीं आ पा रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम किसको आगे रख सकते हैं, x को क्या ऐसा करते हैं कि सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में तो आपको x और b लेना ही पड़ेगा। तो x और b जो लेना पड़ेगा वहां पर x को कैसे लेना है वो देखना है। पिछले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस है, इसलिए हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको। सीबीएसई वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% चांस होता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन सामने आएंगे या फिर स्टेटमेंट वाले। तो x ए इक्वल टू b हमारे पास है, आप एक बार चेक कर लो कि सही आ रहा है कि नहीं। ये हमारा x है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी देख रहे हैं वही लिखा हुआ है। और इक्वेट किससे करेंगे, b से, तो पहला एलिमेंट कौन है 1, तो इक्वेट होने पे भी क्या आएगा 1, मतलब बिल्कुल फॉर्मेट सेटल्ड हो चुका है। हम इन इक्वेशंस को x a इक्वल टू b के फॉर्मेट पे सजा सकते हैं, क्योंकि हम a को तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो हमने चेंज किस में कर दिया, x में और b में। अब आपको यहां से फॉर्मूला चाहिए कि x का क्या फॉर्मूला होगा, तो आपको बताया था ना कि जब तक ax इक्वल टू b का फॉर्मेट नहीं होगा x का फॉर्मूला a इनवर्स b नहीं होगा। तो फिर आपको बनाना तो आता ना, वही काम करो आप। इस बार a इनवर्स आप किधर लगाओगे, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई? इस बार हमें करना पड़ेगा पोस्ट मल्टीप्लाई। तो पोस्ट मल्टीप्लाई किया हमने, x a के साथ क्या लगाया a इनवर्स, तो इधर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a इनवर्स। बाद में एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, अगर हम यहाँ एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं तो a और a इनवर्स एक साथ आ गया, यहाँ b a इनवर्स। इसके बाद x के साथ i आ गया, यहाँ भी b a इनवर्स। फाइनली हमारे पास x इक्वल टू क्या आ गया, b a इनवर्स। पहले फॉर्मूला क्या आता था, a इनवर्स b, इसलिए आपको फॉर्मूला बनाने भी आना चाहिए। पिछले दिन भी बताए थे, आज भी बता दिए। अब तो कुछ बचा ही नहीं, आपके पास a इनवर्स ऑलरेडी निकला हुआ है, यहाँ पे इस वैल्यू को वहां डालना है, b आपके पास पहले से यहाँ पर उस वैल्यू को डालना है, सॉल्व करना है और इक्वेट कर देना है। b की वैल्यू 1 3 9, a इनवर्स की वैल्यू ये पूरी है, तो एक काम करते हैं 1/68 को इधर बाहर खड़ा कर देते हैं और यहाँ पे किसको कर लेते हैं, 1 26 10 6, और क्या वैल्यू है 8 - 10 - 6, ठीक है, और 2 6 -2 6 - ओके। तो अब यहाँ पर ये 1/68 तो रहेगा ही। जब ये मल्टीप्लीकेशन होगा तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होगा, तो कहाँ लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट। जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा तो आप यहाँ लिखेंगे, जब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम होगा तो आप यहाँ लिखेंगे, और कुछ तो बचा ही नहीं मल्टीप्लाई करने को। तो ऑर्डर देखिए बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसा कि हमने x का ऑर्डर लिया था, x y z। जब ये सॉल्व हो जाए तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी। 68 से आप डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। तो 26 प्लस 24 तो हो गया 50 प्लस 18 तो हो गया 68, पूरा 68 आ रहा है। इसके बाद इसको इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए, 10
-30, तो आ रहा हमारे पास 10 -30 और +54, मतलब क्या हो जा रहा है 64 -30 मतलब हो गया 30, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया 30। इस तरीके से आप तीसरा भी निकालो। अगला मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 6 -18 और -90, तो कितना हो जा रहा है यहाँ पर हमारे पास 6 -108, तो वैल्यू कितनी हो जा रही है -102। तो ये जो वैल्यूज हमारे पास आई है, अब इन वैल्यूज में हम 68 से डिवाइड करेंगे, तो 68 से डिवाइड करेंगे तो पहली वैल्यू क्या होगी 1, दूसरी वैल्यू 34 बाय मतलब 1/2, और तीसरा वाला भी कैंसिल हो जा रहा है, ये 34 का डबल है, ये 34 का 3 टाइम्स है, मतलब -3/2। तो अब आप देखो आंसर आ चुका है, x y z इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू -3/2। तो हम फाइनली यहां पर आंसर लिख देते हैं कि हेंस x = 1, y = 1/2 एंड z = -3/2। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, और क्या क्या चीजें बताई हैं अगर आपको एक बार में नहीं एक्सप्लेन हो पाता है, क्योंकि देखिए क्लास में एक बात हम लोग बहुत बार बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा बार नहीं बोलते। आपको क्या करना, उस वीडियो का आप रिपीट देखो, समझो, उसको बनाओ, 2-3 बार बनाओगे तभी प्रैक्टिस हो पाएगा। अब और 2 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे नेक्स्ट डे आपको बताते हैं, पहले आप इसको प्रैक्टिस करो।